सभी को नमस्कार। आधुनिक काल में कालिदास की समीक्षा अनेक सरणियों पर, अनेक पद्धतियों पर की जाती रही है। मोटे तौर पर कालिदास की समीक्षा पद्धतियों को दो कक्षाओं में या दो खेमों में हम बांट सकते हैं। एक दक्षिणपंथी खेमा है और एक वामपंथी खेमा है। किसी एक खेमे में रहकर के समीक्षा करना सदैव उचित नहीं हुआ करता है और अनेक समीक्षक दोनों खेमों में आवाजाही करते हुए अपने स्वतंत्र विवेक से भी कालिदास की समीक्षा करते हैं। कालिदास पर बहुत सुंदर समीक्षाएं, गहन समीक्षाएं 19वीं और 20वीं शताब्दियों में की गई। कालिदास के सबसे वरेण्य समीक्षक, अध्येता मेरी दृष्टि में रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उनकी समीक्षा पद्धति अनुभूति प्रवण समीक्षा की है। वे कवि के मानस में, कवि के काव्य में बैठकर उसकी मानस धारा में, रचना धारा में अवगाहन करके समीक्षा करते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना जो कुछ कालिदास पर लिखा है उसका कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव बाद की उन पर लिखी हुई समीक्षात्मक कृतियों में देखा जा सकता है। कहीं कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर को उद्धृत भी किया जाता है। पर उन्होंने जो समीक्षा पद्धति अपनाई वो अनुभूति प्रवण समीक्षा की और कवि के काव्य में अवगाहन करके कवि जो बोलता है उसके अनुसार उसका मर्म खोलने की दृष्टि उसमें समीक्षक की अपनी रह सकती है। इस पद्धति पर चलते हुए बंगला के ही एक दूसरे जाने माने रचनाकार, नाटककार और आलोचक द्विजेंद्र लाल राय द्वारा कालिदास और भवभूति नाम से पुस्तक लिखी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो निबंध हैं संस्कृत साहित्य पर, उनका भी हिंदी अनुवाद मिलता है प्राचीन साहित्य नाम से, और रविंद्रनाथ ग्रंथावली में भी वे अनुवाद प्राप्त होते हैं, हिंदी अनुवाद। द्विजेंद्र लाल राय ने जो कालिदास और भवभूति नामक पुस्तक लिखी है उसका भी हिंदी अनुवाद मिलता है। यह बहुत ही सुंदर पुस्तक है और संस्कृत साहित्य के अध्येताओं को इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। उसके पश्चात संस्कृत के अनेक प्राध्यापकों ने कालिदास पर जो समीक्षाएं लिखी हैं उनमें कहीं न कहीं से रविन्द्रनाथ टैगोर और द्विजेंद्र लाल राय की जो समीक्षा पद्धतियाँ हैं वे संक्रांत होती रही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर और द्विजेंद्र लाल राय तो संस्कृत के प्राध्यापक नहीं थे, पर जो पेशेवर या प्रोफेशनल संस्कृत के अध्यापन का कार्य करते रहे हैं उनमें जी.सी. झाला गुजरात के हैं, कुन्नन राजा तमिलनाडु के, टी.जी. मयिनकर महाराष्ट्र के। इनकी समीक्षाओं को अकादमिक समीक्षा भी कह सकते हैं। शोधपरक दृष्टि इनकी है और विश्लेषण ये बहुत अच्छा करते हैं मूल कालिदास के काव्यों का। यह नवीनता इसमें आती है, पर कहीं न कहीं से घूम फिर कर के वे रविन्द्रनाथ टैगोर की जो अनुभूति प्रवण समीक्षा पद्धति है उसकी ओर लौटते हैं और उन्हीं में, उसी पद्धति में इनकी समीक्षाओं का पर्यवसान होता है। इनसे हटकर के एक और समीक्षा दृष्टि योगींद्र अरविंद ने दी और दार्शनिक और सांस्कृतिक अवबोध के साथ कालिदास के आकलन में जो अध्यात्म की दृष्टि हो सकती है उसका उद्घात उन्होंने किया। आधुनिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक समीक्षा की दृष्टि से रिचर्ड्स आदि के सिद्धांतों का या पाश्चात्य समीक्षा के अन्य प्रस्थानों का आधार लेकर भी कालिदास पर कुछ लोगों ने आकलन करने का प्रयास किया, पर रविंद्रनाथ जो कुछ कह चुके थे कालिदास को लेकर, और अरविंद भी जो कह चुके थे, अरविंद की भी पुस्तक है, उनके अनुवाद भी हैं, विक्रमोर्वशीयम का आंशिक अनुवाद उनका है, पर व्यास और वाल्मीकि पर और कालिदास पर उनके अंग्रेजी में जो निबंध हैं वो प्राप्त होते हैं। गहरी तलस्पर्शी दृष्टि है और पूरी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसके जो विकास यात्रा के पड़ाव हैं उनकी दृष्टि से कालिदास की व्याख्या अरविंद करते हैं, और आध्यात्मिक चेतना जो भारत की है उसकी दृष्टि से कालिदास की मीमांसा वे करते हैं। ये दो विशिष्ट पद्धतियाँ, एक अनुभूति प्रवण समीक्षा की, कवि हृदय के साथ समीक्षा करने की,
उसी में थोड़ा विस्तार अकादमिक समीक्षा के द्वारा किया जाता है जो प्राध्यापकों की है, और एक समानांतर उसके योगींद्र अरविंद की समीक्षा पद्धति। इनमें आज तक जितनी समीक्षाएं हुई हैं वे कुछ नया नहीं जोड़ती हैं, केवल एक धारा है समीक्षकों की, वो अपवाद है, वह वामपंथी समीक्षकों की धारा है। इसलिए कुल मिलाकर के दो खेमे मोटे तौर पर हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों एक दूसरे में मिलते भी हैं, पर ये दो कक्षाएं या दो खेमे हो जाते हैं कालिदास की समीक्षा परंपरा के, एक दक्षिणपंथी धारा और एक अदक्षिणपंथी धारा कह सकते हैं, या वाम मार्गीय पद्धति कह सकते हैं, मार्क्सवादी पद्धति भी इसको कहा जा सकता है, जो तंदात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद से प्रेरित समाज शास्त्रीय समीक्षा सरणी के द्वारा कालिदास की मीमांसा करती है। इस दृष्टि से कालिदास की समीक्षा करने वाले बड़े समीक्षकों में और बड़े आचार्यों में, जो संस्कृत साहित्य के भी पंडित और आचार्य हैं, उनमें वाल्टर रूबेन का नाम सबसे पहले मैं लेता हूँ। वाल्टर रूबेन की पुस्तक प्रकाशित है, जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी, अंग्रेजी अनुवाद उसका मिलता है, कालिदास द ह्यूमन मीनिंग ऑफ हिज वर्क्स। यह पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से 1984 में अनुवाद जर्मन भाषा में लिखी हुई वाल्टर रूबेन की पुस्तक का प्रकाशित हुआ, जो अभी भी प्राप्त किया जा सकता है। वाल्टर रूबेन एक गंभीर अध्येता हैं संस्कृत साहित्य के और भारतीय साहित्य के भी। जर्मनी में वे रहे और हुम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन, जो पूर्वी बर्लिन हुआ करता था एक समय, दीवार जब तक नहीं टूटी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि दीवार टूटने के पहले मैं पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन दोनों को देख सका। मैं वहाँ रहा 2.5 महीने, लौट करके आया, उसके कुछ महीने बाद ही दीवार तोड़ दी गई। तो मैंने दोनों दुनियाएं एक साथ देखी। जो पूर्वी बर्लिन मार्क्सवादी प्रशासन के द्वारा संचालित जो बर्लिन था, उसको भी मैंने जाना। वो अनोखा बर्लिन था, अब तो ख़त्म हो गया। वो रूस भी ख़त्म हो गया, जो लेनिन ने बनाया था, एंजल्स ने परिकल्पना जिसकी की थी, वह भी नहीं रहा। और जो बर्लिन बनाया था पूर्व की तरफ, जर्मनी में जो बनाया गया था दीवार के पूर्व की तरफ, वह भी ख़त्म हुआ। लेकिन पूर्वी बर्लिन में हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी है, महान भाषा शास्त्री व दार्शनिक अलेक्जेंडर हुम्बोल्ट की स्मृति में उनकी बहुत विशाल प्रतिमा, आदमकद से बहुत बड़ी प्रतिमा उसके मुख्य द्वार पर है। विश्वविद्यालय भी बड़ा अनोखा है। उसमें संस्कृत के प्राध्यापक थे वाल्टर रूबेन, उसके भारतीय अध्ययन विभाग में। उस विभाग में रहने का भी मुझे अवसर मिला, हालांकि रूबेन का निधन हो चुका था तब तक। रूबेन की कहानी दर्दनाक कहानी है। हिटलर ने जो अमानुषिक अत्याचार किए यहूदियों पर, उसमें जर्मनी से यहूदी भागे कुछ जान बचा करके, बहुत सारे तो गैस चैम्बरों में ठूंस ठूंस करके मार डाले गए, लाखों यहूदी। मैंने एक व्याख्यान में बताया था कि केवल एक स्थान पर ही जो गैस चैम्बर था आउटविच का, उसमें 10 लाख लोग गैस चैम्बरों में कुछ दिनों में ठूंस ठूंस कर मार डाले गए थे। और जर्मनी में तो और भी बड़े यातना शिविर थे यहूदियों के लिए। तो जो यहूदी भाग सके, उनमें 2 बड़े लोग मुझे याद हैं, उनके नाम एक तो बर्तोल्ट ब्रेख्ट थे और दूसरे वाल्टर रूबेन थे। दोनों ही अमेरिका चले गए थे, लेकिन लौट कर के दोनों आए। अपना देश, अपना वतन नहीं भूले। जैसे ही हिटलर समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और जर्मनी उसके आतंक से मुक्त हुआ, ये लोग दोनों लौट आए थे और अपने ही देश में रह कर के उन्होंने काम किया। क्योंकि दूसरे देश में जा कर के आप फिर उस तरह से रचना नहीं कर सकते। अपनी मातृभूमि में रह कर के जिस तरह से रचना कर सकते हैं, अपनी धरती अपनी माँ की तरह से है, उसी के अंक में रह कर के आप सृजन कर सकते हैं। इसलिए रूबेन भी लौट आए और
बाकी ज़िंदगी संस्कृत का और भारतीय भाषाओं का अध्यापन करते हुए और उन पर अध्ययन करते हुए उन्होंने गुजारी। उनकी और भी रचनाएं हैं, पर कालिदास द ह्यूमन मीनिंग ऑफ हिज वर्क्स, अंग्रेजी में जो टाइटल है वही मुझे याद है, जो अनुवाद में है। ये कालिदास पर बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और वामपंथी दृष्टि वाल्टर रूबन की थी। उस दृष्टि से जो शीर्षक है वही कितना सारगर्भित है, हम देख सकते हैं। द ह्यूमन मीनिंग ऑफ हिज वर्क्स, कालिदास की रचनाओं की आज के मनुष्य के लिए अर्थवत्ता, यह वाल्टर रूबन कह रहे हैं। कालिदास की अर्थवत्ता हमारी आज की सभ्यता के लिए रूबन दो दृष्टियों से इस किताब में देखते हैं। एक तो सार्वभौम मानवीय मूल्यों की अनुभूति देने की दृष्टि से, यह तो बहुत सही बात है। कालिदास एक सार्वभौम मानवता के कवि हैं और आज की मानवता के लिए वे संदेश देते हैं। दूसरे, संस्कृति विशेष की उसकी निजता में पश्चिम को पहचान कराने की दृष्टि से कालिदास को वे सार्थक और प्रासंगिक अपने समय में पाते हैं। रूबेन मानते हैं कि यह उनकी पंक्तियों का लगभग मैंने अनुवाद किया है। कालिदास जैसे क्लासिकी कवियों को पढ़ने से मानव जाति, उसके अतीत और भविष्य की नई समझ मिलती है। ये पृष्ठ 6 पर उन्होंने अपनी किताब में कहा है। यह समझ हमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और विश्व बंधुत्व की दिशा में आगे ले जाती है। और रूबेन जैसे भारतीय विद्या के पश्चिमी अध्येताओं के लिए कालिदास उस संस्कृति के प्रतीक और प्रवक्ता के रूप में ग्राह्य हैं जो विश्व को एक नीड होते हुए देखना चाहती है। उनके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का अपना अपना वैशिष्ट्य और उनकी एकता प्रकट करने वाले समान तत्व, इन दोनों को हम जान सकते हैं। संस्कृतियों को उनके अनोखेपन में भी हम समझ सकते हैं और किस तरह से वे करीब आ सकती हैं अलग अलग संस्कृतियाँ, और किस तरह से वैश्विक संवाद रचा जा सकता है कालिदास जैसे कवियों के माध्यम से। यह रूबेन बताते हैं। उनका अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, जो अनुवाद मैंने किया है। यह जानना अनिवार्य है कि भारतीय मिथक शास्त्र, इतिहास और रूढ़ियों का ग्रीक मिथक इतिहास आदि से क्या अंतर है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव हृदय की अनुभूतियों से गंगा के किनारे खड़ा गेहुए रंग का आदमी भी उतनी ही गहराई से संवेदित होता है जितना राइन नदी के किनारे खड़ा गोरा आदमी। राइन नदी जर्मनी में बहती है और बड़ी नदी है। तो यह वाल्टर रूबेन कहते हैं कि गंगा के किनारे खड़े हुए लोग राइन नदी के किनारे खड़े हुए लोगों से इन अनुभूतियों के द्वारा जुड़ जाते हैं जो कालिदास की कविता की अनुभूतियां हैं। निष्कर्ष यह है कि दोनों की भौगोलिक सीमाओं के पार साहित्य के मानवीय अभिप्राय को हम ऐसे कवियों में पा सकते हैं। एक जो अनोखी बात मैं देखता हूँ, ये जो मार्क्सवाद से प्रभावित होकर के कालिदास की समीक्षा कर रहे थे, वो कई बार ऐसी बातें कहते हैं जिन पर हम लोगों की नज़र नहीं जाती और बहुत सही बातें वे कहते हैं। तो एक बात तो रूबेन ने यह कही कि किस तरह से संस्कृतियों का एकीकरण, संवाद रचते हैं कालिदास मानवीय अनुभूतियों के द्वारा। दूसरी बात जिस पर थोड़ी असहमति भी हो सकती है, उन्होंने यह कही कि हमने अनुश्रुतियों के द्वारा यह जाना है, भारत में जो किंवदंतियां हैं कालिदास के बारे में, कि वो बचपन में गांव में रहे ग्वाले थे और अनपढ़ थे और गंवार थे। इस किंवदंती पर विश्वास कर लिया जाए, ऐसा रूबेन कहते हैं कि यह परंपरा रही है, तो मैं इस पर विश्वास करता हूँ। यदि तो इसको गंभीरता से लेकर के मैं कालिदास की काव्यों की मीमांसा इस दृष्टि से कर सकता हूँ। यह मुझे बहुत मार्मिक लगता है। रूबेन जिस दृष्टि से कालिदास को देख रहे हैं, क्योंकि वो मजदूर आंदोलन से जुड़े रहे। रूबेन संघर्ष बहुत करना पड़ा उनको। ये बहुत सारे जो मार्क्सवादी समीक्षक हैं मजदूरों के बीच में काम करते रहे, स्वयं गरीबी में पले पुसे बड़े, उन्होंने भोगा है, झेला है। इसलिए जो सुविधा के साथ पढ़े हैं, जिन्होंने पाठशालाओं में, गुरुकुलों में रह कर के भोजन निःशुल्क वहाँ मिलता है, उसके माध्यम से जीवन बिताया है, वे
इस दृष्टि को नहीं समझ सकते हैं। जो थोड़े मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए, जहाँ कुछ सुख सुविधाएं थी, पढ़ लिख गए हैं, वे भी इस दृष्टि को नहीं समझ सकते हैं। जिन लोगों ने बहुत दरिद्र लोगों के, मजदूरों के बीच में रह कर के संघर्ष किया और उस तरह का जीवन भी बिताया, उसको देखने का चूंकि मुझे कुछ मौका मिला है और मैंने भी कुछ झेला है काफ़ी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं। यहूदी मूल के थे, मजदूर आंदोलन से भी जुड़े, हिटलर ने जो भयंकर अमानुषिक अत्याचार किए नाजियों पर, उसके शिकार भी बने और जर्मनी में फिर जनवादी गणतंत्र स्थापित हो गया, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट आ गई, तो लौट करके आए इस उम्मीद के साथ कि अब तो हमारी सरकार, हमारा देश। तो उन्होंने उन सारे उपकरणों का विनियोग किया जो मार्क्सवादी समीक्षा में काम में लाए जाते हैं, और नृतत्व शास्त्रीय वैज्ञानिक दृष्टि से भी भारतीय साहित्य को समझने का उन्होंने प्रयास किया। भारत भी आए थे रूबेन, और उन्होंने तो जो योजना ली थी वह झारखंड जो इस समय है, उस समय तो झारखंड नहीं था, वहाँ पर छोटा नागपुर की जो ट्राइब्स हैं, जनजातियों के बीच रहकर नृतत्व शास्त्रीय दृष्टि से उनके जीवन और उनके फोकलोर का अध्ययन उन्होंने किया था। और उसी दृष्टि से भारत से उनको गहरा भावनात्मक लगाव भी है, भारत के प्रति प्रेम है, भावनात्मक संशक्ति और कालिदास के प्रति आस्था है, एक मानवीय भावों के सरोकार के कारण। और ये दोनों बने हुए हैं रूबन की समीक्षा में, भावनात्मक लगाव भारत के प्रति, कालिदास की जो मानवीय दृष्टि है उसके प्रति, उसके साथ वे यह जो एक तार्किक समझ मार्क्सवाद ने दी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा, उससे भी समीक्षा करते हैं। दोनों पक्षों का निर्वाह वे करते हैं, दोनों में कोई परस्पर समझौता किए बिना, और कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व को वे इस दृष्टि से समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। वे यह कहते हैं कि कालिदास ने बचपन में गांव में रहकर के यदि दारिद्र्य भोगा था और बाद में वे बहुत प्रतिभाशाली बने, महाकवि के रूप में समादृत हुए, तो यह जो उनका बचपन में भोगा हुआ दारिद्र्य है और जो जीवन उन्होंने देखा है, उसकी छाप उनके कवि मानस पर बनी रही, और कवि के अवचेतन में अपने बाल्य के अभावों की स्मृतियां रचना प्रक्रिया में बनी रही है, और इसलिए उनकी रचनाओं में भी कहीं कहीं वे व्यक्त होती हैं। अपने बृहत्तर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य से भी वे प्रभावित होते हैं। यह उन्होंने जो धीवर का चरित्र कालिदास खड़ा करते हैं शाकुंतल में, मछुआरे का, उसको सामने रख कर के ये बातें कही हैं। एक तो रूबन ये कहते हैं कि जो धीवर इसमें जिस तरह से आता है, तो कालिदास ने जो लोकनाट्य देखे थे जिनमें जन सामान्य आम जनता के बीच में नाट्य किए जाते हैं, लोकनाट्य किए जाते हैं, जिनको कि उपरूपक के नाम से बाद में संस्कृत के आचार्यों ने परिभाषित किया है। उसमें प्रेक्षणक भी होते हैं, उसमें श्रीगदित होता है, भाणो भाणी प्रस्थान रासक इत्यादि, डोम्बी होती है। डोम्बी तो डोम समाज का नृत्य नाट्य था। मैंने उस पर बहुत विस्तार से लिखा है कि कौन लोग थे, डोम्ब लोग कौन थे, डोम थे, उन्हीं से डोम्बी गाथा बनी। वो डोम्बी जो है बौद्ध परंपरा में आ गई है वो गाथा, और उनकी सहज साधना में डोम्बी आ जाती है। तो ये डोम लोग, रोमा जाति के लोग भी वो हैं, वो कश्मीर में आ जाते हैं। अभिनव गुप्त डोम्बी का वर्णन करते हैं, वो डोम्बी है, किस तरह से गाती है। तो इस तरह के जो लोकनाट्य हुआ करते थे, जिनका लगभग 40 इस तरह के उपरूपक हो जाते हैं संस्कृत में, जिन पर अभिनव गुप्त ने, हेमचंद्राचार्य ने, रामचंद्र गुणचंद्र ने, सागर नंदी ने, ये जो नाट्यशास्त्र के बड़े आचार्य हैं भरत मुनि के बाद, उन्होंने इनके लक्षण किए हैं, उनको बताया है। उसमें शराब खानों में, बाजारों में, मेले ठेलों में होने वाले छोटे छोटे नाटक हैं, प्रेक्षणक उसको कहा गया है। तो ये जिनमें इस तरह के पात्र आते हैं वो कालिदास ने देखे होंगे, तभी तो वो धीवर को ले आए और उसकी बातचीत, उसका संवाद उस तरह से रखते हैं जिस तरह से वो लोग वहाँ बोलते होंगे। तो धीवर कहता है कि आपका श्रोत्रिय भी तो, उसको आप अनुकंपा मृदु ही कहते हैं,
पशु मारण कर्म दारुणोप्यनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रिय। यज्ञ में पशुओं को हलाल करवा देता है आपका श्रोत्रिय जो है, मरवा डालता है बलि चढ़वा करके उसका मांस खाने के लिए, और मैं अपना पेट पालने के लिए कुछ मछलियां मार करके जीविकोपार्जन करता हूँ, तो मैं तो चोर हो गया। और वो महान बना हुआ है, अनुकंपा मृदु है, बड़ा कारुणिक बना हुआ है। ये व्यंग्य में धीवर वहाँ कहता है, सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम। संस्कृत रूप छाया ही मैं बोल रहा हूँ। सहजे किलर्जे विनिंदिये, ये उसका प्राकृत है, वो महाराष्ट्री और शोरसेनी प्राकृत नहीं है, वो मछुआरे की प्राकृत है जो वो बोलता होगा। तो उसकी भाषा, उसके बोलने का लहजा, और जो बड़ी बात उस पृष्ठभूमि से आया हुआ आदमी कहता है, उसमें समझ है, लोक समझ है, बुद्धिमान है। तो इसलिए रूबन कहते हैं कि ये कालिदास वहाँ से जो पात्र लेकर के आते हैं और जो उनके भीतर संस्कार हैं, उस जीवन को उन्होंने बचपन में जो देखा, भोगा, जाना, पहचाना था, इसके कारण वे ऐसा कहते हैं। दूसरी तरफ वे कहते हैं कि मौर्यकाल बीत चुका है, दास्ता प्रधान समाज जो मौर्यकाल का था, और गुप्त काल में सामंतीय समाज है। उस सामंतीय समाज की उपस्थिति कालिदास की रचनाओं में है, उनके नाटकों में तो है ही है, मालिकाग्निमित्रम में विशेष रूप से है। वो कहते हैं कि वाल्मीकि की कविता दास समाज की छवि प्रस्तुत करती है और कालिदास की कविता सामंतीय समाज की छवि प्रस्तुत करती है। थोड़ा मतभेद हो सकता है वाल्मीकि के संबंध में, जो उन्होंने कहा है वो तो ऋषि है और ऋषि संस्कृति वहाँ अभिव्यक्त होती है, लेकिन उनकी जो इतिहास की समझ रही है और उसके अनुसार वे कहते हैं कि वाल्मीकि के समाज के रूपांतर होने का बोध कालिदास में बहुत तीव्रता से नहीं हो पाता। तो इसका कारण यह है कि भारत में क्रांति बहुत जल्दी नहीं होती है, परिवर्तन की रफ्तार धीमी होती है, ऐसा रूबेन कहते हैं। फिर भी जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो परिवर्तन आए हैं, वे तो सामने हैं और कालिदास उनको परिलक्षित कर रहे हैं और स्वयं ब्राह्मण समाज पर वे व्यंग्य कराते हैं। इसलिए रूबेन की बात को आगे बढ़ा करके मैं कहता रहा हूँ कि कालिदास जिन पात्रों के मुंह से स्वयं बोलते हैं, उनमें से तो उनके विदूषक हैं सबसे ज़्यादा। वे यदि किसी पात्र के मुंह से अपने नाटकों में बोलते हैं, तीनों नाटकों में, तो तीनों नाटकों का विदूषक है, वहाँ कालिदास बोलते हैं। विदूषक के माध्यम से कालिदास बोलते हुए लगते हैं। मालिकाग्निमित्रम में अग्निमित्र से विदूषक कह देता है कि सूना परिसर इव गृद्रः आमिष लोलुपो भीरुश्च। सूना कहते हैं कसाई खाने को। कसाई खाने के ऊपर मंडराते हुए गीत की तरह तुम हो, जो कच्चे मांस पर झपट्टा मारने के लिए ललचा भी रहा है और डर कायर भी है। भीरु शब्द उसमें है। यह नायक जो राजा है, प्रतापी राजा है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, वीर बहादुर भी है। पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा उसको भेजा है, उसने भी कई युद्ध जीते हैं और बहुत तेजस्वी है नायक। इस रूप में कालिदास अग्निमित्र को चित्रित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसका एक पक्ष उसकी विलासिता का है, उस पर ऐसा तीखा प्रहार उसी के मुंह पर विदूषक करता है। वहाँ कालिदास बोल रहे हैं, वहाँ दरिद्र ब्राह्मण बोल रहा है जिसने दरिद्रता देखी है, उसको विदूषक बना लिया गया, ठीक है। लेकिन जब उसको बोलना होता है तो वो हंसी हंसी में कह देता है। विदूषक को तो सजा नहीं दी जा सकती, उसको तो विदूषक बनाया ही इसलिए है कि वो चाहे जो कह देगा हम बुरा नहीं मानेंगे, ये मर्यादा है विदूषक के लिए, राजा निभाता है। चाक्यार जो केरल में नाट्य करते आए हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, उनके लिए मर्यादा है कि वे मंदिर में नाट्य कर रहे हैं, गांव का जमींदार देख रहा है, उस पर वे अच्छी से अच्छी तीखी बात कह देंगे, वो उनको सज़ा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उतने एरिया में उसका हुक्म नहीं चलता। उतने एरिया में जो नाट्य का है उसमें राजा का हुक्म नहीं चलता, विदूषक के ऊपर राजा का हुक्म नहीं चलता। कई बार वह उल्टे हुक्म चला सकता है, जो करते हैं विदूषक कालिदास के। और जब वो हुक्म मानता है तब सुना भी देता है खरी खरी कि मेरी चाकरी है तो कर रहा हूँ, आप मुझसे करवा रहे हैं, यह भी सुना देता है। मालिकाग्निमित्रम का विदूषक कहता है
चाकरी की वजह से करना पड़ा मुझे ये। बहुत मार्मिक बातें कहलवाते हैं कालिदास, अपने विदूषकों के माध्यम से दहला देने वाली बातें कहला देते हैं। जहाँ वो रानी अंगूठी दे देती है धारिणी, और विदूषक रोता हुआ ये कहता है, हालांकि पूरा नाटक कर रहा है कि मरूंगा कि जीऊंगा कुछ पता नहीं, चाकरी की वजह से पेट पालने के लिए मैं सब करता रहा हूँ, जो कुछ मैंने किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा रानी जी, ऐसा कुछ कह कर के वहाँ से चलता है। हंसी भी उड़ा रहा है, अपने स्वयं के ऊपर हंसी उड़ा रहा है। तो यह जो विदूषक को लेकर के आते हैं कालिदास, वो उस जीवन से जुड़े हुए रहे तभी विदूषक को इस तरह से बना सकते हैं। नहीं तो दूसरे कवियों में रत्नावली का विदूषक वैसा क्यों नहीं हुआ? हर्ष ने तो नहीं देखी थी वो जिंदगी जो रत्नावली लिख रहे हैं। बाद के नाटककारों ने तो नहीं वह जीवन देखा था। मृच्छकटिक में विदूषक आता है, वो भी अलग तरह से बोलता है। तो इन लोगों ने जो एक दरिद्र ब्राह्मण है और जो खरी कहना भी जानता है अपनी सारी दरिद्रता के बीच में, उसको जो प्रस्तुत किया है। विदूषक तो रानी के लिए भी कह देता है, रानी जो है वो प्रिय प्रसादन व्रत करती है और कहती है कि प्रिय प्रसादन व्रत करने के बाद अब मुझे लगा कि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं हे राजा, तो मैं उसके लिए आपको छूट देती हूँ। तो विदूषक तुरंत वहाँ फप्ती कसता है कि कांटे में फंसी मछली के छूट जाने पर मछुआरा जैसे कहता है कि जा मैंने छोड़ा, मेरा ही धर्म होगा। परिषद ग्रहीते मत्स्य निर्विण्णो धीवरो भणति, गच्छ प्राकृत में गच्छ धम्मो में भविष्यदीति। बडिश में पकड़ी गई मछली तड़पती हुई छूट करके अगर चली गई वापस पानी में, तो धीवर कहता है कि ठीक है। वह अंगूर खट्टे के मुहावरे की तरह वह कहता है। ये जो कालिदास के विदूषक संपूर्ण व्यवस्था पर बार बार व्याख्यात्मक टिप्पणियां करते हैं, जिससे कवि की सामाजिक और गहरी जो संलग्नता है वह विदित होती है। और रूबेन मानते हैं कि ये जो जागरूकता है कालिदास में, वो उन्होंने जीवन के पूर्वार्ध में जो कष्ट और अभाव भोगे थे उसके कारण है। रूबेन बौद्ध जैन औपनिषदिक परंपरा तथा पुराण का कवि पर विशेष प्रभाव देखते हैं कालिदास पर, और मालविकाग्निमित्र की परिव्राजिका को वे बौद्ध भिक्षुणी मानते हैं। इस पर भी विवाद हो सकता है। परिव्राजिका तो है, वहाँ पर बहुत ही बुद्धिमती भी है, उसके बोलने का ढंग भी अलग है, उसके जो संवाद हैं उनमें एक अलग तरह का स्वर है कालिदास का, तो उसको वे बौद्ध भिक्षुणी मानते हैं। मालविकाग्निमित्रम में भी बहुभूति परिव्राजिका को लेकर के आते हैं, और वह तो निश्चित रूप से बौद्ध भिक्षुणी ही है, वहाँ तो वह बौद्ध परिव्राजिका है। लेकिन यहाँ यह सन्यासिनी परिव्राजिका है, यह वैदिक धर्म की परिव्राजिका है या बौद्ध धर्म की है, यह प्रश्न बना रह जाता है। रूबेन इसको बौद्ध परिव्राजिका है, बौद्ध भिक्षुणी मानते हैं। रूबेन की दृष्टि में कालिदास के कृतित्व की उपलब्धि यह है कि अपने संपूर्ण परिवेश से प्रभावित होकर उसे आत्मसात करके उसने अपनी सर्जना को मनुष्य के चरित्र की अर्थवत्ता की खोज में लगाया। ये उनकी शब्दावली लेकर के मैं उनकी बात कह रहा हूँ। रूबेन की बहुत सारी बातें मैंने अपनी इसमें जोड़ी हैं, इसलिए यह समझना भूल होगी कि कालिदास अपने इतिहास से अप्रभावित रहे। उनके व्यक्तित्व की बनावट में भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और समाज संरचना का योग अवश्य ही है, ऐसा रूबेन कहते हैं। इसके साथ वे ये मानते हैं कि कवि में समकालीन स्थितियों विधि विधानों का अतिक्रांत करने की क्षमता थी। यह अवश्य समझा जाना चाहिए कि सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों से कवि नहीं बनता है, केवल उन्हीं से कवि नहीं बनता है, उनको बना भी सकता है और उनको अतिक्रांत तो करता ही है बड़ा कवि। तो किस तरह से कालिदास अपने समय को अतिक्रांत करते हैं, इस पर रूबेन कुछ बातें कहते हैं। कामसूत्र का उदाहरण वे लेते हैं कि कामसूत्र में जो निर्देश दिए हैं प्रेमियों प्रेमिकाओं को कि इस तरह से वे करेंगे, उससे छूट लेकर के कालिदास कुछ अन्यथा कराते हैं। इस पर मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये दूसरा विषय हो जाता है। रूबेन ने तो एक ही दो उदाहरण दिए हैं, मैं 25 उदाहरण दे सकता हूँ। रघुवंश में कुमार संभव में कि वात्स्यायन के साथ थोड़ा हंसी करते हुए संवाद करते हैं कि आपने ऐसा बताया तो हम तो कुछ अलग कराएंगे ही। भरत मुनि से भी इसी तरह से संवाद करते हैं कालिदास, जबरदस्त उनकी संवाद शैली है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र में खूब अच्छी तरह से अवगाहन कर रखा है, लेकिन भरत मुनि को कुछ हंसते हुए बताते हैं जैसे कि आपने ये बताया है ठीक है,
लेकिन मैं कुछ और तरह से करूँगा। और ऐसा भी जताते हुए करते हैं एक तरह से कि ठीक है आपने ऐसा बताया था लेकिन मैं यूँ कराऊँगा। ये जो अन्यथाकरण जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा उसकी पद्धति है। तो कुमार संभव में वो पातशायन ने कामसूत्र में जो कहा है उसकी शब्दावली भी कुछ आ जाती है, लेकिन उलट देते हैं कालिदास। वर जो है वह कौन सिन्नांगुली होगा और कौन कंटकित प्रकोष्ठ होगा, ऐसा कामसूत्र में वात्स्यायन कहते हैं। रघुवंश में कालिदास कहते हैं आसीद वरः कंपित प्रकोष्ठ, आसीद वरः कंपित प्रकोष्ठ सिन्नांगुली संवृते कुमारी। यह जो कहा है विवाह के समय हाथ में हाथ है, कंपित प्रकोष्ठ वर है और सिन्नांगुली है कुमारी, कन्या जिसका विवाह हो रहा है। पसीज गई हैं पसीने से उंगलियां उसकी और प्रकंपित है प्रकोष्ठ। इसको वात्स्यायन के अभिप्राय को यहाँ उलट दिया है कालिदास ने, ऐसा रूबेन बताते हैं। और अतिक्रांत कहाँ कहाँ कालिदास करते हैं इसके सुंदर उदाहरण भी वे इसके साथ देते हैं। और अग्निवर्ण का उदाहरण, पूरे वंश के उत्थान पतन को रघुवंश में किस प्रकार कालिदास दिखाते हैं। वे धीरोदात्त नायकों में भी कोई न कोई चारित्रिक दुर्बलता परिलक्षित कर लेते हैं, और मनुष्य है तो मानवीय स्वभाव की कुछ न कोई कमजोरी उसमें होगी। उसी तरह से इसको बड़े फलक पर फैला करके एक पूरे महान वंश का उत्थान कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ, इसकी प्रक्रिया को बहुत सूक्ष्मता से कालिदास यहाँ पूरे रघुवंश में उजागर कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मेटा डिस्कोर्स है रघुवंश का, ये जो पूरा महावाक्य है रघुवंश, इस दृष्टि से अरुण गिरिनाथ भी एक महावाक्य के रूप में, जो बड़े टीकाकार हैं रघुवंश के, वे उसकी व्याख्या करते हैं। हमारी वो भारतीय दृष्टि से व्याख्या करते हैं, और यहाँ एक जो वामपंथी सोच है उसकी दृष्टि से व्याख्या की जा रही है। लेकिन एक पूरा समाज, पूरी परंपरा और पूरी वंश परंपरा कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच करके नीचे जाती है, इसको बताने के लिए रघुवंश महाकाव्य की मीमांसा वे इस दृष्टि से करते हैं। कहीं कहीं ऐसी बातें भी कहते हैं जिनसे सहमति नहीं हो सकती। रघुवंश को वे वैष्णव और शैव संप्रदायों में एक द्वंद्व की कृति के रूप में भी देखते हैं। लेकिन ये जो दशरथ का चरित्र चित्रण है, राम का चरित्र चित्रण है, इनके बाद ये जो पूरा नीचे ग्राफ गिरता हुआ अग्निवर्ण में जाता है, अग्निवर्ण में पहुंच करके फिर कहीं न कहीं से बीज कोई बचा रहता है कि फिर से अंकुरित हो सकता है वह वंश। ये जो कालिदास करते हैं, ये रघुवंश इस दृष्टि से बहुत बड़ी रचना हो जाती है। और रूबेन उसकी मीमांसा करते हुए कुछ कालिदास की समीक्षा में नया जोड़ते हैं, और वे कहते हैं कि यह जो राम की भर्त्सना करा दी है कालिदास ने, भले ही वाल्मीकि के मुख से कराई हो, वैसा साहस कम कभी दिखा पाए हैं। भभूति पर शायद नजर नहीं गई। भभूति ने तो पूरे एक तरह से अदालत बना करके राम को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और कितने कितने पात्र उनसे जिरा करते हुए खड़े कर दिए हैं। वासंती कहती है, जनक कहते हैं, कौशल्या भी कह देती हैं कि सब गलत हुआ यह, कुछ अरुंधति कह देती हैं। राम सब अपराधी के रूप में इनके बीच में खड़े हुए, करुणा विगलित अनुताप में जलते हुए भभूति ने खड़े कर दिए वहाँ। उस पर मैंने 2-1 दिन पहले वीडियो डाला है, रामविलास शर्मा के बहाने भभूति की चर्चा करते हुए, उस पर कुछ बातें मैंने कही हैं। लेकिन यह तो चाहे कोई मार्क्सवादी समीक्षक हो, चाहे कोई संस्कृत काव्यशास्त्र की दृष्टि से समीक्षा करने वाला हो, उसका इस पर ध्यान जाना ही चाहिए कि क्या कहलवा दिया राम के लिए कालिदास ने। उत्खात लोकत्रय कंटकेऽपि सत्य प्रतिज्ञेऽप्यभिकथनेऽपि त्वां प्रत्यकस्मात् कलुष प्रवृत्तौ अस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे में। सीता से कहते हैं कि बेटी, तेरे साथ राम ने अच्छा नहीं किया है। भले ही वह राम तीनों लोकों के कंटक को उखाड़ने वाला महावीर हो, उत्खात लोकत्रय कंटकेऽपि सत्य प्रतिज्ञेऽपि, भले ही सत्य प्रतिज्ञा वाला वह हो,
अविकथने पी, डींग हाँकने वाला वह नहीं है, अविकथन वह है, लेकिन त्वाम प्रति अकस्मात कलुष प्रवृत्तौ, तुम्हारे प्रति बिना कारण बिना वजह ये जो कलुषता पूर्ण प्रवृत्ति उसने कर दी है, उसके कारण मेरा उस राम के प्रति मन्यु है। राम नहीं कहा, मैं तो, मेरे मुंह से तो राम निकल गया आदत की वजह से। राम नाम नहीं लिया वाल्मीकि ने, उस भरत के बड़े भाई पर मेरा मन्यु रहे है, ऐसा वाल्मीकि कहते हैं। कालिदास ही वाल्मीकि के मुंह से ऐसी बात करा सकते थे, और क्या कह दिया है वाल्मीकि ने रघुवंश में, भरत के बड़े भाई पर, और मन्यु शब्द का प्रयोग किया है। मन्यु ऐसा क्रोध होता है जो बुझती नहीं है उसकी आग, जल्दी वो बना रहता है। ऐसी धधकती हुई आग क्रोध की किसी के भीतर हो जो आसानी से न बुझ सके, तो उसमें उसको मन्यु कहते हैं। मन्यु पर ऋग्वेद में सूक्त हैं जो प्रतिरोध की कविता बनती है कि हम मन्यु देवता की उपासना करते हैं, किन किन के प्रति हमारे भीतर मन्यु है, ऐसा वेद के ऋषि कहते हैं। उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। ये जो प्रतिरोध की तीखी ज्वाला धधकती हुई जलती है, जब ऐसा कोई कुकर्म हो जाता है, तब वो कवि ही उसको उस तरह से कह सकता है। तो यह कठोर भर्त्सना जो राम की कराई गई, इसकी तरफ ध्रुवन ध्यान देते हैं। वो तो बात दूसरी है कि वाल्मीकि ही जाते हैं फिर सीता को लेकर राम के सामने। वो कवि कारुणिको वव्रे सीता या सम परिग्रहम, वहाँ कालिदास कहते हैं कि कारुणिक कवि ने राम के प्रति वाल्मीकि से, कारुणिक कवि ने राम से कहा कि सीता का संपरिग्रह कर लो, उसको फिर से स्वीकार कर लो, क्योंकि कारुणिक कवि थे। इतना सब मन्यु होते हुए भी सीता का दुख तो नहीं देख सकते थे। तो यह जो सामंतवाद के क्षय का ज्वलंत चित्र उपस्थित करता है रघुवंश अग्निवर्ण के चरित्र के द्वारा, इसको बताते हैं वाल्टर र्यूबेन। और वे दूसरी किंवदंती पर भी ध्यान देते हैं। मैं तो इन सब किंवदंतियों को बहुत ग्राह्य नहीं समझता, इन पर, इनको विचारणीय नहीं मानता, और मैं तो कालिदास को गुप्त काल में मानता नहीं हूँ। तो ये जो सीलोन लंका चले गए थे और वहाँ एक वेश्या के यहाँ जाकर के मार डाले गए, और पद्मात पद्मम समुद्भूतम बाले तो मुखाम भोजे कथमिंदी वरद्वयम, एक कमल में दो कमल नहीं देखे जाते, हे बाले तेरे मुख में कैसे दूसरा, तेरे मुख में दो इंदिवर या नील कमल कैसे हैं, ये जो पद्य है इत्यादि, उसकी समस्या पूर्ति कालिदास ने कर दी थी। यह सब जो कथाएं हैं ये किंवदंतियां हैं, लेकिन इन सब किंवदंतियों पर भी अन्वेषण वाल्टर र्यूबेन ने कहा। और सामंती संस्कृति की विकृतियों को उन्होंने, कालिदास ने कितनी गहराई से जाना, उनका जो जीवन बीता उसमें भी। वह ऐसा कवि है जो स्वयं एक वेश्या के घर जाकर के मृत्यु का आलिंगन भी कर लेता है, उसको समस्या पूर्ति बता देता है। तो वही ऐसा साहसी कवि हो सकता है जो सारे वंश की उत्थान और परंपरा को और उसके ह्रास को, उत्थान और पतन को और उसके ह्रास को दिखाने का साहस भी कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि कवि की दृष्टि को रूबेन का समीक्षक यथातथ्य रूप में समझ ही पाया हो, पर अपनी दृष्टि से उन्होंने तथ्यात्मक अन्वेषण करके और पितृसत्तात्मक समाज का जो प्रतिफलन कालिदास के काव्य विश्व में हुआ है उसको दिखाया है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है और पितृसत्तात्मक समाज है, और उसका जो असर पड़ता है पूरे कालिदास के काव्य में, कालिदास उसको अतिक्रांत करते हैं, यह भी सही है, पर जो समाज बन गया है उसमें पितृसत्ता के प्रभाव से जो स्त्री की स्थिति है उसको जितने मार्मिक रूप में कालिदास ने चित्रित किया है। और चौथा अंक और पांचवा अंक शाकुंतल का, इसके उदाहरण देते हुए रूबेन इन बातों को कहते हैं। वे तो विवाह के बारे में भी यही कहते हैं कि विवाह का अर्थ भारतीय समाज में यह है कि दो कामगार हाथ एक परिवार से दूसरे परिवार को दे दिए जाते हैं, क्योंकि उस परिवार में जाकर के उसको मजूरी करना है। यह तो
मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय समाज की, भारतीय समाज की सच्चाई है। इसको सही ही कहा है उन्होंने, भले ही आंशिक सच्चाई ही हो, लेकिन कालिदास की शकुंतला के बारे में तो ये सत्य नहीं है। उसको तो मजदूरी नहीं ही करना है दुष्यंत के यहाँ जाकर के, यदि दुष्यंत उसको स्वीकार कर लेता है तो। लेकिन भारत में विवाह का अर्थ यही है, हैंडिंग ओवर ऑफ टू वर्किंग हैंड्स फ्रॉम वन फैमिली टू अनदर, ऐसा कुछ वाक्य वे कहते हैं। इस दृष्टि से पूरे विवाह की संस्था को देखते हुए वे कहते हैं कि जो नववधू विदाई के समय फूट फूट करके रोती है, उसका एक कारण भारत में यह भी है कि यहाँ पर तो फिर भी माँ का दुलार था, वहाँ पर तो जाकर के पता नहीं क्या क्या मजदूरी करना पड़ेगी और क्या क्या काम करना पड़ेगा, पति के गृह में दासी बनकर के रहना पड़ेगा। यह शब्द रूबेन के ही नहीं है, तो कालिदास ने भी कहलवा दिए हैं। अथ तु वेत्सि शुचिव्रतमात्मनः पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्। यदि सचमुच में विवाह किया था और ये ठुकरा रहा है, तो तू दासी बनकर के चाहे रहा, यहीं रहना पड़ेगा, भले ही दासी बनकर के रहना पड़ेगा। ऐसा धमकाते हुए शार्ंगरव कह कर के जाता है, चल देता है शकुंतला से। ये 2 बार आई है कालिदास में इस तरह की पदावली। कालिदास नहीं कह रहे हैं, पात्र कह रहा है पति के कुल में दासी बनकर के रहना स्त्री का उचित है, ऐसा कालिदास नहीं कह रहे हैं, शार्ंगरव कह रहा है। कालिदास तो उसको अतिक्रांत करते हैं बार बार इस तरह के। लेकिन वाल्टर रूबेन इन पंक्तियों को पकड़ते हुए अपनी समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्याख्या करते हैं। उनकी पश्चिमी दृष्टि है, वह सामाजिक विडंबना को भी पकड़ती है। और उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सरुतोमुखी, यह भी कहा है। तदेशा भवतः कांता त्यजवैनाम ग्रहाण वा उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सरुतोमुखी, ऐसा शारदवत कह देता है दुष्यंत से कि तुम्हारी पत्नी है, तुमने विवाह किया था, हमको तो ये बताया गया है, तुम चाहे इसको छोड़ो चाहे स्वीकार करो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी प्रभुता इसके ऊपर अब पूरी तरह से, तुम इसको लात मार करके भगाओ, टुकराओ, जो कुछ करो, हमें अब कोई मतलब नहीं। ऐसा कह कर के दोनों ब्रह्मचारी चल देते हैं वहाँ। ये तो कालिदास नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करें, कण्व भी नहीं चाहते थे, ये तो ब्रह्मचारी उनका समाज बोल रहा है वहाँ, जो समाज की पूरी दृष्टि है स्त्री के प्रति वो बोल रही है। कण्व और कालिदास नहीं है इसके प्रवक्ता, ये समझा जाना चाहिए था। तो जो उत्तर पक्ष है कालिदास का, वह तो रूबेन से छूट गया है, पूरी तरह से उसको नहीं पकड़ पाए हैं। लेकिन यह जो भारतीय परिवार की त्रासदी है और स्त्री की जीवन की जो विडंबना है जो वहाँ खुलती है यथार्थ दृष्टि से, पूरा यथार्थ है शाकुंतल में स्त्री के जीवन का। ऐसा स्त्री के साथ किया जाना उचित है, ऐसा तो कालिदास नहीं ही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो फिर शंकर को पार्वती के चरणों पर सिर झुकाते हुए अद्य प्रवृत्त्यवनतांगी तवास्मि दास, वही दास शब्द उन्होंने शंकर के मुंह से पार्वती के लिए मैं तुम्हारा दास हूँ ऐसा कहलवा करके प्रयुक्त करा दिया है। तो कालिदास क्या कह रहे हैं इसको तो समझा जाना चाहिए। और क्या वो दासी बनाना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। लेकिन कालिदास सामंती व्यवस्था के ढांचे को समझते हैं, उसको चित्रित करते हैं, और यह सामंती समाज अनेक स्थानों पर बोलता है, मालविकाग्निमित्रम में, अभिज्ञान शाकुंतल में, और विक्रमोर्वशीयम में, रघुवंश में, मेघदूतम में भी बहुत अधिक बोलता है, चित्रित होता है। लेकिन कालिदास जो है कालातिक्रांत कारिणी उनकी जो प्रतिभा है उससे उसे अतिक्रांत करते हैं। दो एक बातें और रूबेन के बारे में कह करके मैं इसको समाप्त करूंगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी पढ़ा है वाल्टर रूबेन ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर और कालिदास की तुलना वाल्टर रूबेन ने इस दृष्टि से की है। और वे कहते हैं कि टैगोर को भी अपने समय के समाज का प्रतिरोध झेलना पड़ा था, पर उस समाज के सामने खड़े होकर के वे इतना साहस नहीं दिखा पाए जितना कालिदास दिखा सके। ये उनके शब्द हैं। नौका डूबी, जो रेख नाम से अंग्रेजी अनुवाद मिलता है और नौका डूबी नाम से हिंदी अनुवाद मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास का, उस उपन्यास का हवाला देते हुए वाल्टर रूबेन कहते हैं कि इस उपन्यास में भी कमला साधना के द्वारा अपने पति को पाती है, कुमार संभव में गौरी भी तपस्या के द्वारा
पति को पाती है, पर टैगोर अपने समय के दबावों से आक्रांत हुए हैं। 1905 के बंगाल के विद्रोह साम्राज्यवादी ब्रितानी शक्तियों के संदर्भ में भी टैगोर ढुलमुल हैं, ऐसा वाल्टर रूबन कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वे अस्थिर वृत्ति का परिचय देते हैं। मैं टैगोर को बहुत बड़ा राष्ट्र सेवक, राष्ट्रभक्त मानता हूँ, और वे अंग्रेजी सरकार को खिताब लौटा देते हैं। वे प्रतिरोध करते हैं, अपने साहित्य में बहुत प्रबल प्रतिरोध भी करते हैं, पर रूबन कहते हैं कि वे ढुलमुल हैं, अस्थिर वृत्ति का परिचय देते हैं, और वे प्रतिगामी और प्रगतिशील तत्वों के बीच चुनाव नहीं कर पाते हैं। नौकाडूबी में टैगोर की झिझक अंत तक बनी रहती है, ऐसा रूबन कहते हैं, जबकि कालिदास में यह दोलायमान स्थिति नहीं है। दोनों कवियों की उपलब्धियों और सीमाओं का विश्लेषण करते हुए रूबन कहते हैं कि कालिदास सामंतवाद के उत्थान और प्रकर्ष के युग में लिख रहे हैं, टैगोर ब्रितानी प्रभुसत्तावादी युग में, जबकि पूंजीवाद का ह्रास हो चला है। इस प्रकार वाल्टर रूबन की कालिदासी समीक्षा में कवि के दो पक्ष उभरते हैं। एक जो अपने समय से प्रभावित है, उस समय को यथावत चित्रित करता है, उस समय की सीमाओं को, उसकी दुर्बलताओं को, उसके क्षरण को पहचानता है और पूरी तरह से उससे बंद नहीं जाता है। इसलिए दूसरा पक्ष है कि वह उसका अतिक्रमण करता है। कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, इन दोनों पक्षों को हम कह सकते हैं। और जितनी समीक्षा रूबन करते हैं, उसके भी पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष इसी तरह से बनते हैं। इन शब्दों के साथ केवल रूबन को लेकर के ही कालिदास की उनकी जो समीक्षा है उसको लेकर के ही चर्चा हो सकी। मैं अपना वक्तव्य इसके साथ समाप्त करता हूँ। आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि धैर्य के साथ पूरे मेरे वक्तव्य को सुनते रहिए। आंशिक सुनने से गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, और आगे भी मैं कहूँगा, कालिदास पर मार्क्सवादी समीक्षकों ने, दूसरे समीक्षकों ने जो कहा है, उनमें बड़े समीक्षक हैं हमारे समय के, उन पर मैं आगे समय होने पर कहूँगा। समय मेरे पास भी बहुत कम रहता है। यूट्यूबर होना न मेरी नियति है, न मेरा मुख्य कार्य है। चलते रास्ते में बोलता हूँ, और मेरे पास दूसरे कार्य भी हैं। इसलिए जितना आप लोग सुनते हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे चैनल को सुनते रहिए, पूरा सुनते रहिए मेरे वक्तव्यों को, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कृपा करके करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।